नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीकांत आप सभी का श्री कुलम क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग राष्ट्रीय समसामयिक मुद्दे पर कुछ सवालों को करते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल कह सकते हैं आप। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ऑपरेशन समुद्रगुप्त क्या है। हाँ, एक चीज़ ये है कि बोर्ड पे इतना क्लियर तो आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप ध्यान से मेरी बात सुनेंगे तो निश्चित रूप से ये सवाल आपको समझ में आएगा और परीक्षा में आता है तो आप इसको कर भी जाएंगे। तो बोर्ड पे मत जाइए, आप केवल हमारी आवाज़ को ध्यानपूर्वक सुनिए और आप सवाल की प्रकृति और टॉपिक दोनों आप समझ जाएंगे। तो पहला टॉपिक है हमारा ऑपरेशन समुद्रगुप्त। ऑपरेशन समुद्रगुप्त का जो कह सकते हैं ऑपरेशन है या जो ये सवाल है, जो ये चर्चा में है, इसके पीछे कारण ये है कि ये ऑपरेशन जो समुद्रगुप्त है ये हमारी भारतीय जो नौसेना है उसके द्वारा और राष्ट्रीय नारकोटिक्स जो कंट्रोल बोर्ड होता है, जो तस्करी को रोकता है, जो कि इलीगल ड्रग्स होते हैं, नारकोटिक ड्रग्स होते हैं, उनको लेकर के एक अभियान चलाया गया है जिसमें भारतीय नौसेना और नेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ये दोनों मिल करके इस अभियान को चलाए हैं। और इसके अंतर्गत जो ड्रग्स हैं उसको रोकने का प्रयास किया जा रहा है ताकि इन ड्रग्स का जो है प्रवाह या आप कह सकते हैं कि इनको रोक करके जो जनमानस को नुकसान पहुंचा रहा है जो दवा, और हमारे देश में आप कह सकते हैं कि जो युवा आबादी है इसका एडिक्ट हो रही है, उसको रोकने के पीछे ये संस्थाएं काम कर रही हैं। और यह अभियान ऑपरेशन समुद्रगुप्त जो अभियान है ये हिंद महासागर में जो तस्करी होता है ड्रग्स का, बेसिकली उसी को लेकर के है कि इस प्रकार के जो इलीगल ड्रग्स का जो ट्रेड हो रहा है, व्यापार हो रहा है, उसको रोका जाए। भारत में ये समस्या कुछ गहरा ही है। कारण ये है कि भारत की जो अवस्थिति है, आप देखेंगे विश्व के भूगोल में या आप कह सकते हैं भारत की जो अवस्थिति है वो दो जो बेहद अफीम उत्पादक क्षेत्र हैं, चाहे वो गोल्डन क्रिसेंट हो और चाहे वो गोल्डन ट्रायंगल हो। तो भारत के एक तरफ आप देखेंगे गोल्डन क्रिसेंट है और एक तरफ आप देखेंगे गोल्डन ट्रायंगल है। तो क्रिसेंट में आपका जो एरिया आता है वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान का एरिया आता है। वहाँ पे अफीम बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है और उस उत्पादन को आप कह सकते हैं कहीं न कहीं हिंद महासागर से अटैच होने के नाते पाकिस्तान का इस तरह का व्यापार होना बहुत ही सामान्य बात है। इसी प्रकार से आप देखेंगे जो गोल्डन क्रिसेंट का एरिया है जिसको अर्धचंद्र आप कहते हैं, उसमें थाईलैंड, म्यांमार और लाओस जैसे देश शामिल हैं। और इधर से भी बंगाल का खाड़ी का एरिया है। तो कहीं न कहीं हिंद महासागर का जो पूरा क्षेत्र है यहाँ पर इलीगल जो नारकोटिक ड्रग्स हैं उसका ट्रेड बृहद पैमाने पर होता है। उसी को रोकने के लिए ऑपरेशन समुद्रगुप्त चलाया गया है जिसमें भारतीय नौसेना और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मिल करके काम कर रहे हैं। ऐसे ही एक दूसरा सवाल आप देख सकते हैं कि जो भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, आप जानते हैं कि ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जैव विविधता आप देख सकते हैं। तो उसी जैव विविधता में आप कह सकते हैं एक जीव है जिसका नाम है मिथुन। मिथुन को अभी हाल ही में जो भारत का फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण, इसके द्वारा मिथुन जो एक जानवर है, पशु है, उसको खाद्य पशु के रूप में सूचित किया गया है। आप कह सकते हैं उसको या खाद्य पशु के रूप में उसको स्वीकारा गया है। अब भारत में इस पशु का जो दूध है उस दूध का उपयोग करके विभिन्न तरह के हम अन्य उत्पादों को बना सकते हैं। साथ ही साथ इसके जो मीट वगैरह हैं इसका भी उपयोग खाद्य के रूप में किया जाएगा। और मिथुन को लेकर के आप ये कह सकते हैं कि मिथुन जो जीव है या मिथुन जो पशु है इसका एक रिसर्च सेंटर भी भारत में है जो ICAR जो एक संस्था है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, उसी के अंडर में वो संस्था आती है जिसका नाम है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन मिथुन। इसका जो लोकेशन है, यह सेंटर जो स्थापित है ये नागालैंड में स्थापित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और दूसरे सवाल को हम देखते हैं। एक सवाल है आपका PM जनमन। PM जनमन चर्चा में इसलिए है कि यह बेसिकली प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो
प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, यह आदिम जनजातियों के लिए है। बेसिकली आप कह सकते हैं कि जो हमारे आदिवासी समुदाय है, जो अभी भी बहुत पिछड़ा हुआ है, क्योंकि आदिवासी में तो लगभग बहुत बहुत कैटेगरी के आदिवासी हैं, लेकिन उन आदिवासियों में कुछ ऐसा आदिवासी ग्रुप है जो कि अपने ही ग्रुप से काफ़ी पीछे है। तो उनको हम बोलते हैं कि जो पीवीटीजी नाम देते हैं, पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। मतलब ट्राइबल तो हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं, बहुत ज़्यादा बैकवर्ड हैं, और उनकी स्थिति बहुत ही भयावह है। भयावह इन द सेंस उनके पास किसी भी प्रकार की आप कह सकते हैं बहुत ही मिनिमम सुविधाएं हैं, और उनका कह सकते हैं कि शिक्षा हो, सड़क हो, रोजगार हो, स्वास्थ्य हो, सब में पिछड़ापन होता है, और उनकी जनसंख्या में गिरावट भी हो रहा है लगातार। तो ऐसे जो ग्रुप हैं, ऐसे जो आदिवासी हैं, उनको पीवीटीजी समूह में रखते हैं। तो अभी भारत में लगभग 75 से 77 जनजातियां पीवीटीजी ग्रुप में आती हैं। तो उसी पीवीटीजी ग्रुप के उत्थान के लिए पीएम जनमन योजना की शुरुआत खूंटी डिस्ट्रिक्ट से, झारखंड से प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू किया गया था। और यह जो योजना है 15 नवंबर 2023 को शुरू किया गया था, क्योंकि 15 नवंबर को हम जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाते हैं। और इस योजना के माध्यम से जो पीवीटीजी आदिवासी समुदाय है उसका चहुमुखी विकास कराया जाएगा, और आप कह सकते हैं कि जो भी जीवन जीने के लिए आवश्यक जो सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं को बढ़ावा दिया जाएगा, उसका विकास किया जाएगा। यह योजना आपका 3 साल के लिए होगा, जो कि 23-24 से चल करके आपका 25-26 तक चलेगा। ये 3 वर्षीय योजना है। आप इसको याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। ऐसे ही एक योजना है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में आप जानते हैं प्रधानमंत्री हर तरह से ये चाहते हैं कि हमारा जो युवा आबादी हो, उस युवा आबादी को इंटेलेक्चुअली आप कह सकते हैं, टेक्निकली कह सकते हैं कि उनको साउंड करना है, उनको नॉलेजेबल बनाना है, ताकि जो है भारत को एक नॉलेज इकोनॉमी आप कह सकते हैं आर्थिक अर्थव्यवस्था के रूप में, ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में बदला जा सके। उसी तर्ज पे आप कह सकते हैं कि अभी सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना शुरू किया है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत आप कह सकते हैं कि यह योजना 5 वर्षों के लिए शुरू किया गया है। 2023-24 इसकी शुरुआत हो रही है और 27-28 तक यह योजना चलेगी। और इस योजना के अंतर्गत सरकार बंधक मुक्त ऋण दे रही है। बंधक मुक्त ऋण का मतलब होता है कोलेटरल फ्री लोन। इसमें क्या करेगी सरकार की, कुछ विशेष जो हमारे ट्रेडिशनल आर्टिजन्स हैं, कलाकार हैं, हस्तशिल्पीकार हैं, उनको लोन देगी, ताकि जो प्राचीन हमारी कलाएं हैं, प्राचीन हमारे जो हथकरघा उद्योग हैं, जो प्राचीन समय से लोग कलाकारी का काम करते जा रहे हैं या करते आ रहे हैं, उनमें जो विशेष क्वालिटी है, स्पेशलिटी है जिस चीज़ को बनाने का, वो उत्पादन को बढ़ाएं। तो ये कहीं न कहीं आपका जो मेक इन इंडिया का हमारा प्रोग्राम है, या भारत को जो विकसित बनाने का जो सपना है, और जो रोजगार उत्पन्न करने की बात करते हैं, तो ये कहीं न कहीं हमारे कई पहलुओं पर एक साथ हमारा लक्ष्य भेदन में, या हमारे जो हमारी सरकार का जो लक्ष्य है कि युवा भारत, सशक्त भारत और समृद्ध भारत, विकसित भारत का, कहीं न कहीं ये विश्वकर्मा योजना के माध्यम से एक बड़ी आबादी को इस जो है हम लोन, कोलेटरल फ्री लोन दे करके, और प्राचीन जो हमारी कलाएं हैं, प्राचीन जो हमारे हस्तशिल्पी हैं, उनको हम पुनर्जीवित कर सकते हैं। तो आप इसको जानिए कि प्रधानमंत्री जो विश्वकर्मा योजना है, ये 5 वर्षों के लिए है। सरकार इसके अंतर्गत कोलेटरल फ्री लोन देती है, और इसको संचालित करने के लिए सरकार जो है त्रिस्तरीय ढांचा बनाएगी, केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर, ताकि योजनाओं का सही समय पर क्रियान्वयन किया जा सके और उसका अच्छे से मॉनिटरिंग हो सके। साथ ही साथ आप कह सकते हैं इसमें जो सरकार लोन दे रही है, ऋण दे रही है, और बहुत ही कंसेशन रेट पे दे रही है। 5% के रियायती ब्याज दर पर लोन दिया जा रहा है पहली किस्त जब दिया जाएगा। और इसमें के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति दूसरी किस्त के लिए अप्लाई करता है तो उसको 2 लाख रुपए तक का लोन दिया जा सकता है। साथ ही साथ जो कह सकते हैं पहला जो अभी इम्प्लीमेंटेशन का जो टाइम है, पहले स्तर पर सरकार जो है शुरू में केवल और केवल 18 तरह के शिल्पकारों और कलाकारों को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत शामिल किया है। तो निश्चित रूप से यह योजना हमारा जो
एंशियंट आप कह सकते हैं या ट्रेडिशनल आप कह सकते हैं, जो आर्टिजन्स हैं और हैंडीक्राफ्ट्समैन हैं, उनके लिए, उनके उत्थान के लिए बहुत ही बेटर प्लान सरकार के द्वारा लाया गया है। ऐसे ही एक योजना है आपका नमो ड्रोन दीदी योजना। नमो ड्रोन दीदी योजना बेसिकली है क्या कि सरकार देख रहे हैं कि हमारा जो अर्थव्यवस्था है, बेसिकली हमारी अर्थव्यवस्था का जो रीढ़ है वो कृषि अर्थव्यवस्था है, प्राथमिक अर्थव्यवस्था है। तो प्राथमिक अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। तो सरकार नमो ड्रोन दीदी योजना के अंतर्गत क्या करेगी कि जो हमारे अभी यूरिया है, यूरिया जो हम हाथ से छींटते हैं खेतों में, या जो पोटाश छींटते हैं, उसी चीज़ को हाथ से न छींट करके आप कह सकते हैं कि हम ड्रोन के द्वारा मॉनिटर करें, ड्रोन के द्वारा हम कह सकते हैं कि छिड़काव करें। तो इस ड्रोन के द्वारा छिड़काव करने के लिए तो हमको सबसे पहली कंडीशन ये है कि ड्रोन हमारे ग्रामीण स्तर तक, ग्राम स्तर तक, ग्राम पंचायत स्तर तक ड्रोन पहुँचे। तो वह ड्रोन पहुँचाने के लिए सरकार ने नमो ड्रोन दीदी योजना शुरू किया और भारत के अंदर 15,000 के आसपास महिला स्वयं सहायता समूहों को सरकार चुनेगी और हर महिला स्वयं सहायता समूह को सरकार एक एक ड्रोन देगी। तो इस ड्रोन के माध्यम से वो क्या करेंगे कि उस ड्रोन को वो किराए पर किसान को दे सकते हैं और वहाँ से आय प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें जानने की बात यह है कि सरकार जो ये योजना के अंतर्गत जो ड्रोन देगी, इसका 100% सरकार नहीं देगी, बल्कि 80% जो लागत आएगा ड्रोन को खरीदने में सरकार उसको पे करेगी स्वयं सहायता समूह को। बाकी का 20% वह जो स्वयं सहायता समूह ड्रोन लेना चाहता है वो लगाएगा। और यह सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम होने का मतलब यह है कि इस योजना को चलाने के लिए राज्य सरकार किसी भी प्रकार का कंट्रीब्यूशन नहीं देगी। यह पूर्णतः केंद्र सरकार की योजना है। ठीक, आप इसको भी जान जाइए कि जो आपका प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना है वह भी सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, वह सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम नहीं है। कहने का मतलब कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना भी सरकार के द्वारा, अर्थात केंद्र सरकार के द्वारा संचालित योजना है, न कि राज्य सरकार के द्वारा, और उसमें राज्य सरकार किसी भी प्रकार का कंट्रीब्यूशन भी नहीं देगी। वही आपका नमो ड्रोन दीदी योजना भी है, तो आप इसको याद रखिएगा। साथ ही साथ हमारे देश में एक नई योजना या मिशन लॉन्च किया गया है जिसका नाम है माहिर। माहिर योजना का संबंध हमारा है इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रिसिटी आप जानते हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास का मापन कहीं न कहीं ऊर्जा के उपभोग से भी तय होता है। और ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ाने के लिए पहली कंडीशन ये है कि हमारे देश में उन्नत तकनीकियों का विकास हो। उसी संदर्भ में माहिर योजना को शुरू किया गया है सरकार के द्वारा। और इस माहिर योजना के अंतर्गत सरकार उच्च प्रौद्योगिकी या हाई क्वालिटी या हाई इनोवेशन को प्रमोट करेगी, हाई टेक्नोलॉजी को प्रमोट करेगी, जो कि एनर्जी इफिशिएंट इंस्ट्रूमेंट को डेवलप करेगा, एनर्जी इफिशिएंट टेक्नोलॉजी को डेवलप करेगा। और इससे संबंधित जो सचिवालय बनाया जाएगा वो बंगलौर में बनाया जाएगा। और इसका जो स्ट्रक्चर होगा, जो माहिर योजना का स्ट्रक्चर होगा, और 2 स्तरीय होगा। एक आपका उच्च कमेटी होगी, दूसरा आपका तकनीकी कमेटी होगा। और ये लोग मिल करके भारत में प्रौद्योगिकी के विकास को बढ़ावा देंगे ताकि भारत ऊर्जा सक्षम तकनीकियों का विकास कर सके और भारत में ऊर्जा उपभोग को बढ़ावा दिया सके। तो इस प्रकार से आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली क्लास में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।